स्वागत है बच्चे आप लोगों का फिर से। मैं आपका गुरु शशांक सर। बच्चे जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी सामने है और मैं जो आपको कंसेप्ट बता रहा हूं इसमें आपकी सफलता सुनिश्चित निश्चित रूप से होगी। केवल आपको करना क्या है कि जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जो जो नोट डाउन करा रहा हूं उसको नोट करते चलना है बेटा, सफलता कदमों को चूमेगी ही। चलिए देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। बच्चे छोड़ दिया है, नहीं पा सका, तो हाइड्रोजन स्थान नहीं पा सका। देखिए हाइड्रोजन को मेंडलीफ ने कभी तो कहा कि यह ठीक है क्या होगा, तो बच्चे प्रथम वर्ग में इन्होंने रख दिया, और ठीक है कभी रख दिया कहां पर, तो बच्चे रख दिया, ध्यान में रखिएगा, रख दिया आपको हेलोजन में। तो ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। तो ध्यान में रखिए कौन कौन से जगह पर रख दिया। तो हाइड्रोजन को मेंडलीफ ने, ध्यान दीजिए बच्चे, हाइड्रोजन को मेंडलीफ ने ठीक है ने दो जगह रखा। कहाँ रखा? क्षार धातु में, ठीक है, क्षार धातु में, या रख दिया कहां पर बच्चे, तो हेलोजेन में, हेलोजेन में। ध्यान में रखना आपको, हेलोजेन में रख दिया, तो दो जगह पर रख दिया। तो ये प्रॉब्लम हुआ मेंडलीफ के साथ में। बच्चे दो तीन बातें आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। क्या नोट डाउन करना चाहिए? तो बच्चे मैं यहां देखिए, यहां मैं बता रहा हूं एकदम सीरियली, 1 2 3 4 और 5। ध्यान दीजिए बच्चे, पहली बात मैं ये बता रहा हूं कि आवर्त सारणी की शुरुआत की गई डोबोरिनर के त्रिक द्वारा। ध्यान दीजिए बच्चे, ठीक है, ये देखिए त्रिक नियम किसने दिया, तो बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, त्रिक नियम दिया डोबोरिनर ने। एकदम याद रखिएगा, डोबोरिनर ने दिया त्रिक नियम। हु गेव, ठीक है, ट्राइड लॉ, तो डोबोरिनर, एकदम याद रखना बच्चे। फिर देखिए उसके बाद मैं बात कर रहा हूं क्या, तो बच्चे अष्टक का नियम, ऑक्टेट रूल, ठीक, ऑक्टेव रूल, ऑक्टेट नहीं ऑक्टेव रूल, अष्टक नियम, ये किसने दिया, तो ये दिया बेटा, एकदम ध्यान में रखना है कि अष्टक नियम दिया किसने, तो न्यूलैंड ने। किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया था, ध्यान में रखना है। फिर देखिए आपको एक और नियम पर चर्चा करते हैं। ये देखिए परमाणु आयतन का नियम, परमाणु एटॉमिक वॉल्यूम का नियम, परमाणु आयतन का नियम, ये किसने दिया, तो परमाणु आयतन का नियम दिया बेटा, याद रखिए, लोथर मेयर ने। बच्चे नोट डाउन करते चलिएगा, मजा आएगा, ठीक है। फिर देखिए अब आ जाते हैं हम सीधे किस पर, तो बच्चे परमाणु भार पर, ठीक है, आपको मेंडलीफ ने तत्वों को व्यवस्थित किया। किसने किया? तो मेंडलीफ ने। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो बच्चे परमाणु भार पर। मेंडलीफ ने कितने तत्वों को, ठीक है, आवर्त सारणी में लगाया, तो ध्यान में रखिए 63 तत्वों को लगाया। अब देखिए परमाणु संख्या का नियम, परमाणु संख्या, ध्यान दीजिए बच्चे, परमाणु संख्या पर किसने आपको आवर्त सारणी बनाया, तो मोसले ने बताया। और एक और पर चर्चा करना है बच्चे, छठा नंबर, याद रखिए ये क्या है, तो बच्चे ये है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, याद रखना बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है। आपको कौन सा, तो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक मत बोलिए, इसको बोलते हैं क्या, तो परमाणु संख्या पर आधारित मोसले की आवर्त सारणी है, परमाणु भार पर आधारित मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी, याद रखें बच्चे, बोरबरी ने दिया यह सिद्धांत। और इस पर कौन आधारित है, तो यह आधारित है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ध्यान में रखें बच्चे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है, तो बोरबरी द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सिद्धांत पर आधारित है। एकदम ध्यान में रखिएगा, ये सारी बातें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, त्रिक नियम, ठीक है, आपको डोबोरिनर, अष्टक नियम न्यूलैंड, परमाणु आयतन का नियम लोथर मेयर, परमाणु भार का नियम याद रखिए बच्चे मेंडलीफ, परमाणु संख्या का नियम मोसले, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित बोरबरी ने दिया था। और ये क्या दिया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप दिया था, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप दिया था बच्चे। अब सब पर चलते हैं।
ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो सीले और प्रिस्टले ने किया। ध्यान में रखना बेटा, किसने किया? तो सीले प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ध्यान में रखिए। सल्फर को हम सल्फूरी कहते हैं, सल्फूरी याद रखिए बच्चे। यानी आपको क्या होगा? तो कॉपर का दुश्मन, ध्यान में रखिएगा, कॉपर का दुश्मन हो गया। नाइट्रोजन रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी, रदरफोर्ड ने इसका खोज किया था बच्चे। और ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है और यह वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा का गैस होता है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, बहुत मजेदार है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट से एक का निर्माण होता है। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट से एक का निर्माण होता है। बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप सब बच्चों को पता होगा, ध्यान दीजिए बच्चे, इसमें बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? बच्चे याद रखिए, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम पर होता है, राइबोसोम पर होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होगा? तो राइबोसोम पर होगा, राइबोसोम पर होता है। याद रखिए बेटा, राइबोसोम पर होता है। और इसके पास इंफॉर्मेशन कौन लेके जाता है? तो कोडिंग को कूट का इंफॉर्मेशन ये mRNA लेकर पहुंचेगा। याद रखना है। तो प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट से एक mRNA प्रति बनता है, एक mRNA प्रति बनता है। अब बच्चे एक एक तरफ से बात करते हैं। याद रखना है बच्चे, आपको याद रखना है। यहां देखिए, आपका क्या पता है कि डीएनए जो है, आपको एकदम पता होगा, डीएनए से बना, क्या बना बच्चे? तो मैसेंजर आरएनए का निर्माण हुआ, ठीक है, या आरएनए का निर्माण हुआ। और इस आरएनए से निर्माण हुआ किसका? तो प्रोटीन का निर्माण हुआ। ध्यान दीजिए बच्चे, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण जो होता है इसको क्या बोलते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे? तो ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ध्यान दीजिए बच्चे, मैं क्या बता रहा हूं कि ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। डीएनए से एमआरएनए का जो निर्माण होता है उसको मैंने कहा ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। डीएनए से, ठीक है, एमआरएनए का जो निर्माण होता है उस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और एमआरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चे? तो ट्रांसलेशन कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ध्यान में रखिए बच्चे, एमआरएनए से जब प्रोटीन का निर्माण हुआ तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ध्यान में रखिए, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन याद रखना बेटा मेरे, ट्रांसलेशन बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डीएनए से एमआरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से, ठीक है, प्रोटीन बना तो ट्रांसलेशन। अब देखिए, अगर डीएनए से ही डीएनए बनेगा तो इसको क्या कहेंगे? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाएगा? तो बेटा याद रखिए, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन कहा जाता है। ध्यान में रखना है, क्या कहते हैं? तो रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से डीएनए का निर्माण रेप्लिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन कहलाता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखें, थोड़ी सी और बातें। डीएनए आपको पता होगा ये कितने चीजों से बना होता बेटा? याद रखिए, ये जो है आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, एकदम ध्यान में रखिएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, एकदम ध्यान में रखिए। फिर देखिए, डीएनए बच्चे ये क्या है? तो एक तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पहली बात। दूसरी बात क्या कि यह जो है आपको क्या है? तो नाइट्रोजनस बेसिस, यानी यहां पर फॉस्फोरिक एसिड भी पाया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड भी यहां पर बना होगा बच्चे, इससे भी बनता है। और डीएनए और एक चीज से बनता है बच्चे, और ये है क्या? तो ये है नाइट्रोजिनस बेस। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजिनस बेस बच्चे, नाइट्रोजिनस क्षारक है, नाइट्रोजिनस बेस है, नाइट्रोजिनस क्षारक है। मैं फिर से रिपीट करूंगा इसको, नाइट्रोजिनस बेस है, पूछेगा ही इस पर क्वेश्चन। नाइट्रोजनस बेस या क्षारक है बच्चे, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, एक होता है प्यूरिन, और प्यूरिन में होगा एजी, एडिनिन और ग्वानिन को प्यूरिन कहते हैं बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा। एडिनिन और
ग्वानिन को प्यूरिन कहेंगे, एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन कहेंगे, और दूसरा है क्या बच्चे, तो पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन है बच्चे, और ये क्या होगा, टीसी टीसी टीसी, यानी थायमीन और साइटोसिन आपको पायरिमिडीन है, थायमीन और साइटोसिन पैरामिडीन है। और यहां पर एक चीज और पाया जाता है बच्चे, तो वो है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। तो डीएनए आपका किसका बना हुआ है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस में मैंने क्या बताया कि यह दो प्रकार का एजीटीसी, एजी प्यूरिन और टीसी पैरामिडीन। टीसी का मतलब होगा क्या बच्चे, तो थायमीन और साइटोसिन, ध्यान में रखिएगा। आरएनए जो है यह राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाना, जबकि आपको पता होनी चाहिए कि आरएनए का काम है केवल और केवल प्रोटीन संश्लेषण करना। बच्चे आरएनए में एडेनिन तो होगा ही, ग्वानिन भी होगा, लेकिन थायमीन के जगह पर यूरेसिल पाया जाएगा, और आपको साइटोसिन होगा ही होगा बच्चे। केवल थायमीन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, केवल थायमीन के स्थान पर क्या पाया जाएगा, तो यूरेसिल पाया जाएगा। तो एकदम ध्यान में रखनी चाहिए बेटा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत या जलता नहीं होता है बच्चे, यानी जलता नहीं है बच्चे। कौन नहीं जलेगा, तो बच्चे मिश्र धातु आपको नहीं जलता है बच्चे, आसानी से नहीं जलेगा, उच्च तापमान पर यह ऑक्सीकृत नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा, मिश्र धातु क्या है बेटा, आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारी बातें यहां पर। मिश्र धातु जो है वह समांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण होता है, यानी यह होमोजीनस मिक्सचर है, पहली बात। दूसरी बात क्या, कि मिश्र धातु आपको क्या होगा बच्चे, ये याद रखिए, मिश्र धातु जो है, ठीक है, आपको दो धातु या एक धातु एक अधातु के मिश्रण से बनता है। एक धातु अब प्लस क्या, एक अधातु के मिश्रण से बनता है बच्चे। अब देखिए कुछ मिश्र धातु आपको बेटा याद रख लेना है, जो मैं बता रहा हूं एकदम रामबाण है, आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, क्या है बेटा, सबसे पहले गन पाउडर याद रखिए। गन पाउडर आपका मिश्रण है बच्चे, मिश्रण में बता रहा हूं कौन कौन सा मिश्रण आपको याद रखना है। गन पाउडर किसका मिश्रण, तो सल्फर, सल्फर प्लस चारकोल प्लस नाइटर है, सल्फर प्लस चारकोल प्लस नाइटर है, चारकोल प्लस क्या है, नाइटर है। ये ध्यान में रखिएगा, नाइटर का बना होता है। गन पाउडर किसका बना होता है, तो सल्फर, चारकोल और नाइटर। बच्चे ये मिश्रण में बता रहा हूं, मिश्र धातु नहीं बता रहा हूं, ये मिश्रण है बच्चे, मिश्रण है। और ये देखिए मिश्र धातु के कुछ एग्जाम्पल जो आपको एग्जाम में पूछेंगे। पहला मिश्र धातु, ध्यान दीजिए बेटा, पहला आपको बता रहा हूं, ये देखिए गन मेटल, मैं लिख रहा था गन मेटल लेकिन लिख दिया गन पाउडर। तो गन मेटल देखिए ये किसका बना होगा, तो आपको बार बार पूछेगा Cu प्लस Zn प्लस Sn, कॉपर, जिंक और टीना, याद रखिए बेटा, कॉपर, जिंक और टीना, गन मेटल। दूसरा देखिए सोल्डर, आपको खूब पूछेगा एग्जाम में, सोल्डर आपको खूब पूछेगा, ये किसका बना होता है, तो Pb प्लस, ठीक है, Pb प्लस Sn, यानी लेड और टीना का बना होता है सोल्डर। फिर देखिए बेटा तीसरा, देखिए क्या है, तीसरा है आपको जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, ये किसका बना होगा, तो जर्मन सिल्वर बना होगा Cu प्लस Zn प्लस Ni, Cu प्लस Zn प्लस Ni, इसका बना होगा। फिर देखिए एक और देख रहे हैं यहां पर, क्या है, तो ये है आपको याद रखना है, जर्मन सिल्वर हो गया, और एक और है, ये है याद रखिए बेल मेटल, बेल मेटल, बेल मेटल, बार बार पूछेगा आपसे बेल मेटल बेटा। तो ये बेल मेटल बना है कॉपर और टीना का, कॉपर और टीना का बना होता है। फिर देखिए पांचवा नंबर, ये बना है, आपको पता है मुंज मेटल, पूछेगा ग्रुप डी में कई बार पूछ चुका है। मुंज मेटल ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। पीतल तो होता ही है, कांसा तो होता ही है, लेकिन मुंज मेटल किसका होता है, तो कॉपर और जिंक का। बेल मेटल
ठीक है, जो है कॉपर और टीना है, लेकिन बेल मेटल, ठीक है, कॉपर और टीना से आपको कांसा भी बनता है, कॉपर और टीना से कांसा भी बनता है। तो बच्चे ये 4-5 जो मैंने लिखा है याद रख लीजिए, और इस सेट में मैं बहुत सारे चीजें बताता रहूंगा आपको, जो लंबा आपका चलने वाला है तो उसको मैं करूंगा, बताता ही रहूंगा बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट को। यहां देखिए, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत अच्छी बात बेटा, क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, क्या है? तो ये आपको याद रखना है, ये घ्राण है, घ्राण ऑल्फैक्टरी सूचक है, घ्राण या ऑल्फैक्टरी सूचक है, ऑल्फैक्टरी है बच्चे, गंध से ही पता चल जाएगा, गंध से ही पता चल जाएगा कि अम्ल है या क्षारक है। ध्यान दीजिए बच्चे, गंध से ही आपको पता चल जाएगा कि अम्ल या क्षारक है। बच्चे ध्यान में रखिए, संश्लेषित सूचक में कौन कौन आएगा? तो आपको याद रखिए, 2 मैं बता रहा हूं, फिनोप्थेलीन, फिनोप्थेलीन एकदम याद रखिए, फिनोप्थेलीन ये क्या है? तो ये है आपको, ठीक है, आपका संश्लेषित सूचक है, कोई बात नहीं। ध्यान दीजिए बच्चे, अब बात करते हैं दूसरा, मिथाइल ऑरेंज, ये भी संश्लेषित सूचक है, किसका? तो अम्ल और क्षारक का, मिथाइल ऑरेंज। अब देखिए प्राकृतिक सूचक कौन कौन हो गया बेटा? तो प्राकृतिक सूचक मैं 2-3 बता रहा हूं आपको, जो याद रखना है आपको बार बार। आप देखिए क्या हुआ, ये लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, और इसमें मैं ले रहा हूं नीला, 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 और लिटमस पेपर ये ले रहा हूं मैं क्या? तो बच्चे ठीक है, नीला और क्या होता है, ठीक है, आपको नीला और लाल होता है, नीला और लाल, लिटमस पेपर। तो बच्चे ये मैं ले रहा हूं लाल, और देखिए ये मैं ले रहा हूं एक और प्राकृतिक सूचक जिसको बोलते हैं हल्दी, क्या बोलते हैं? हल्दी ले रहा हूं बच्चे। ये सारे प्राकृतिक सूचक हैं बच्चे। लिटमस पेपर जो है इसको भी याद रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, नोट डाउन कर लीजिए। लिटमस पेपर किसका बना होता है? तो लिटमस पेपर आपका बना है किसका? तो लाइकेन का। किसका बना हुआ है? लाइकेन का। लिटमस पेपर का रंग कैसा होता है? तो रंग हो गया आपको प्राकृतिक अवस्था में बैगनी, क्या होगा? बैगनी रंग होगा, बैगनी रंग होगा। और ठीक है, आपको इसी से बनता है, एक बनता है नीला लिटमस पेपर और दूसरा बनता है लाल लिटमस पेपर। याद रखिए, वास्तविक रूप से प्राकृतिक रंग इसका कैसा होगा? तो बैगनी होगा। अब देखिए बच्चे, यहां मैं ले रहा हूं अम्ल, यहां मैं ले रहा हूं अम्ल, ध्यान दीजिएगा बच्चे, अम्ल, और यहां मैं ले रहा हूं क्षारक। क्या ले रहा हूं? क्षारक, ठीक है, क्षारक ले रहा हूं। जरा देखिए फिनोप्थेलीन, जैसे ही फिनोप्थेलीन पर अम्ल पड़ेगा यह रंगहीन हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। जैसे ही फिनोप्थेलीन पर क्षारक पड़ेगा इसका कलर गुलाबी हो जाएगा। वास्तविक रूप से फिनोप्थेलीन का कलर गुलाबी ही होता है। अब देखिए, अम्ल जैसे ही मिथाइल ऑरेंज पर पड़ेगा तो यह लाल हो जाएगा। अम्ल जैसे ही क्षारक मिथाइल ऑरेंज पर पड़ेगा तो इसका रंग क्या होगा बच्चे? तो पीला हो जाएगा। जैसे ही नीले लिटमस पत्र पर पड़ेगा, आपको अम्ल पड़ेगा तो इसका कलर लाल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा बच्चे नीले लिटमस पत्र पर। ठीक है, अगर आपको क्षारक पड़ेगा तो कोई प्रभाव नहीं होगा, लाल लिटमस पत्र पर अम्ल पड़ेगा तो कोई प्रभाव नहीं होगा, क्षारक पड़ेगा तो बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा कि यह जो है आपको कैसा हो जाएगा? तो यह जो है आपका हो जाएगा, ध्यान में रखना है, नीला हो जाएगा। कैसा होगा? नीला हो जाएगा। और अम्ल पर जैसे हल्दी पर जैसे ही अम्ल पड़ेगा इसका कलर पीला ही रहेगा, और क्षारक पड़ेगा तो इसका रंग हो जाएगा बच्चे लाल हो जाएगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ध्यान में रखिए। कौन प्राकृतिक सूचक है बच्चे? अम्ल और क्षार सूचक। ध्यान में रखिएगा कि आजकल जो है पीएच जो है अम्ल और क्षारक का सूचक भी होता है, पीएच इंडिकेटर भी होता है बच्चे, पीएच इंडिकेटर भी होगा। तो ये बातें आपको बार बार पूछा जाएगा और आपको याद भी रखनी चाहिए, ध्यान में रखिएगा इसको बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। यहां देखिए, आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? थोड़ी देर पहले मैंने बेटा बताया था कि देखिए सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक कौन कौन होगा बच्चे? सरल अस्थायी उत्तक कौन होगा? तो आपको पता होगा कि आपका कैम्बियम, ध्यान दीजिए बच्चे, कैम्बियम जो है, ठीक है, यह जो है कैम्बियम, आपको कैम्बियम जो है ये भी ठीक है आपका क्या है? एक प्रकार का सरल अस्थायी उत्तक है बच्चे। लेकिन शीर्षस्थ विभाज्योतक, ध्यान दीजिएगा, शीर्षस्थ विभाज्योतक जो है
यहां देखिए शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, ये भी सरल उत्तक की श्रेणी में आता है। ठीक है, आपको सरल अस्थायी उत्तक नहीं है बच्चे, यहां देखिए ये कौन नहीं है, तो शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक ये भी आपको तीव्र गति से विभाजित होता है, बाद में यह क्या बना लेता है, तो पेरेन्काइमा बना लेगा। यानी कैम्बियम भी आपको सरल अस्थायी उत्तक है, कोलेनकाइमा भी सरल अस्थायी उत्तक है, लेकिन आपका जाइलम जो है, ठीक है, जटिल अस्थायी उत्तक है। जाइलम जो है जटिल अस्थायी उत्तक है, ध्यान में रखिए बच्चे, जाइलम आपका जटिल अस्थायी उत्तक है। तो यहां पर क्या होगा, आपका आंसर जाइलम हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सरल अस्थायी उत्तक में किसको किसको रखते हैं बच्चे, एकदम याद रखिएगा इसको, कौन कौन हो जाएगा। तो एक तो शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक होगा, यानी आपको एपेक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, शीर्षस्थ विभाज्योत्तक आ गया, विभाज्योत्तक हो गया। ये तीव्र गति से विभाजित होकर के नए कोशिका का निर्माण करता है और पुनः जुड़ करके एक उत्तक का निर्माण कर लेगा। अब देखिए जाइलम, जाइलम क्या होगा, तो जाइलम ये देखिए मैंने सरल अस्थायी उत्तक लिखा है, तो पेरेन्काइमा क्या होगा, पेरेन्काइमा होगा बच्चे, पेरेन्काइमा होगा। फिर देखिए ट्रैकिड्स होगा, ट्रैकिड्स होगा। फिर देखिए क्या होगा, तो आपको याद रखना है कैम्बियम होगा, ये देखिए कैम्बियम होगा। फिर देखिए आपका स्क्लेरेन्काइमा होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा और कोलेनकाइमा होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा और कोलेनकाइमा होगा। तो यहां देखिए शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, पेरेन्काइमा, ट्रैकिड्स, कैम्बियम, स्क्लेरेन्काइमा, ये सभी जो है आपको क्या है, सरल अस्थायी उत्तक हैं बच्चे। कौन नहीं है, तो आपको दो चीजें नहीं होता है बच्चे, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों जो है क्या है, तो जटिल, ठीक, अस्थायी उत्तक है, जटिल अस्थायी उत्तक है, जटिल अस्थायी उत्तक है, एकदम ध्यान में रखिएगा, अस्थायी उत्तक है, जटिल अस्थायी उत्तक है, एकदम याद रखना है बच्चे, बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। एक वस्तु अपनी अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, बहुत अच्छे तरीके से देखिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल्स अच्छा न्यूमेरिकल है, पूछेगा आपसे, ठीक है, एकदम मैं बार बार बोला हूं कि अब जो भी सेट में करवाऊंगा उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी नोट डाउन आपको करना पड़ेगा, उसमें टिक मारना पड़ेगा रिवीजन करने के लिए बच्चे। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, 2 सेकंड में 5 सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा। मुझे लगा था कि थोड़ा सा दूसरे तरह का है, लेकिन है नहीं बच्चे, इसीलिए इसको हटा दीजिए अपने, ठीक है, स्टार मार्क से इसको हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। त्वरण ए बराबर होता है v/t, यानी वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, याद रखिए बच्चे, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। और आपको पता है v-u/t कर लीजिए। अब देखिए बेटा बनाने के लिए तो 1 सेकंड में इसको बना लेंगे, 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम कुछ बातें आपको नोट डाउन करा रहे हैं, आपको याद रखना है इसको आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहली बात त्वरण, ठीक है, आपको क्या है, तो बच्चे त्वरण है सदिश राशि, ठीक है। इसका बीमा क्या है, तो इसका बीमा बेटा याद रखना है, सदिश राशि बीमा LT-2, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए अगर क्या होगा, अगर आपको v मतलब अंतिम वेग, v ग्रेटर देन u हो जाए तो ये क्या होगा, त्वरित गति। कौन सी गति, त्वरित गति होगी, ध्यान में रखिएगा बच्चे, त्वरित गति। अगर v बराबर u हो जाए तो त्वरण a का मान 0 होगा और यह गति एक समान गति होगी, एक समान गति होगी, ध्यान में रखिए बच्चे, एक समान गति होगी। फिर देखिए अगर v लेस देन u हो जाए तो त्वरण a ऋणात्मक होगा और इसे मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मनदन, रिटार्डेशन कहते हैं। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, त्वरण सदिश राशि है, त्वरण का मात्रक LT-2 है, त्वरण का, ठीक है, बीमा जो है, त्वरण का बीमा LT-2 है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यदि v बड़ा हो जाएगा u से तो गति त्वरित गति होगी, v बराबर u होगा तो त्वरण a का मान 0 होगा, एक समान गति होगी, v लेस देन u होगा तो त्वरण a ऋणात्मक होगा और इसे मंदन कहते हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एकदम याद रखिए, यकीन मानिए कि मेरा बस एक ही उद्देश्य है, आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो। तो निश्चित रूप से होगा बेटा, एकदम मेरी बातों को ध्यान में रखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। ये देखिए विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनमें से कौन सा समूह शामिल नहीं है। देखिए 5 एनिमल किंगडम सिस्टम किसने दिया, तो बच्चे 5 एनिमल किंगडम सिस्टम दिया, 5 एनिमल किंगडम सिस्टम, ध्यान में रखिएगा, एनिमल किंगडम सिस्टम, ये किसने दिया, तो सिस्टम आपको विटेकर ने दिया था, विटेकर ने दिया था,
दिया था बच्चे, किसने दिया? तो विटेकर ने दिया था। अब देखिए क्या कह रहा हूं मैं, कौन कौन सा है इस सिस्टम में? तो बच्चे इस सिस्टम में है कौन कौन? तो पहला है कौन? तो बच्चे ये है, क्या है? तो मोनेरा, मोनेरा, मेरी बात समझिएगा बेटा। दूसरा है कौन? तो प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। और देखिए तीसरा है कौन? तो बच्चे ये है, ठीक है, आपको है फंगी, क्या है? फंगी है, कवक है, ठीक है, मोनेरा, मोनेरा। और प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा है बच्चे। और क्या है? तो कवक है बेटा, कवक है, कवक है। और क्या है बच्चे? तो ये देखिए चौथा नंबर पर है आपको प्लांटी, प्लांटी, PLANTAE, प्लांटी बच्चे, प्लांटी है। और पांचवा नंबर कौन है? तो पांचवा नंबर हो गया, ध्यान में रखिएगा, ये हो गया आपको एनिमेलिया, एनिमेलिया हो गया बेटा। और इसको क्या कहते हैं? तो एनिमेलिया, एनिमेलिया है बच्चे। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ये मोनेरा और मोनेरा, मोनेरा प्रोकैरियोट्स है बच्चे, एकदम ध्यान में रखना है। मोनेरा क्या है? तो प्रोकैरियोट्स है, एकदम नोट डाउन कर लीजिए। प्रोकैरियोट्स मतलब होता है कि जिसका नाभिक पूर्णतः विकसित नहीं हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 5 एनिमल किंगडम सिस्टम विटेकर ने दिया था, और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 ग्रुप्स हैं। और बच्चे मैंने क्या बताया कि मोनेरा प्रोकैरियोट्स में आता है, और इसमें कौन कौन जीव आएगा? तो जीवाणु आएगा, ध्यान में लिख लीजिएगा इसको, मोनेरा में कौन कौन आएगा? जीवाणु आएगा। और क्या आएगा? तो बीजिया आएगा, ब्लू ग्रीन अलगी। और क्या आएगा? तो साइनोबैक्टीरिया आएगा, साइनोबैक्टीरिया आएगा। तो ये सब आपको मोनेरा संघ में आएगा, और ये प्रोकैरियोट्स है। बाकी चारों आपको बेटा क्या है? तो यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है, यानी इसका कोशिका का जो केंद्रक होगा पूर्णतः विकसित होगा, कोशिका का जो केंद्रक होगा वह पूर्णतः विकसित होगा। तो ध्यान में रखिएगा, मोनेरा आपको प्रोकैरियोट्स है। अब देखिए फंगी तो है ही है, प्रोटिस्टा भी है, एनिमेलिया भी है, क्या जी प्रोटोजोआ है? नहीं है बेटा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रोटिस्टा नहीं, प्रोटिस्टा तो है, प्रोटोजोआ नहीं है बच्चे। प्रोटोजोआ आपको पता होगा, कालाजार थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कि इससे पहले वाले सेट में मैंने बताया था कि प्रोटोजोआ, याद रखना है बच्चे, यहां पर प्लाज्मोडियम मलेरिया प्रोटोजोआ है। और आपको एक मैंने बताया था कि आपका जो है कालाजार जो है, कालाजार जो है वह रोग लिस्मेनिया डोनावानी के कारण होता है, सैंड फ्लाई के कारण होता है, यह भी एक प्रोटोजोअन डिजीज है बच्चे। तो ये याद रखिए, कवक के कारण देखिए मैं गंजा हो गया हूं, ठीक है, आपको टेनिस कैपिटेटिस से होता है बच्चे, कवक की वजह से होता है, और गंजापन रोग उत्पन्न करता है। तो ये याद रखना है, बार बार आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए ये देखिए क्या है, आसान क्वेश्चन है भाई। कैसे आसान है? तो वस्तु की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो भाई काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। और हाफ तो हाफ ही है, एम का मान 10 kg है, वी का मान क्या है? 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 1/2 गुना 10 गुना 5, 25 25 हो गया, और ये काट दीजिए बच्चे, 125 जूल हो गया। तो ये ध्यान में रखिए। अब बेटा यहां पर क्या कंसेप्ट आपको याद रखनी है? याद रखनी है, क्या याद रखनी है? तो भाई जी आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। और यदि गतिज ऊर्जा नियत हो, यदि गतिज ऊर्जा नियत हो, एकदम ध्यान में रखें, गतिज ऊर्जा नियत, गतिज ऊर्जा नियत, तो क्या करेंगे बेटा? तो करेंगे क्या? तो ये देखिए, ये क्या होगा? m, ठीक है, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो जाएगा, यानी m, ठीक है, आपको या v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m हो जाएगा, √m हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग कम होगा, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग कम होगा। तो यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, यदि 2 वस्तुओं की गतिज ऊर्जा नियत हो जाए, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग कम, जिसका द्रव्यमान कम उसका वेग अधिक होगा। बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा इस बात को, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए पूछेगा कि 10 kg और 5 kg के वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, तो बताइए किसका वेग अधिक होगा? तो आपको पता है 5 kg का वेग अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका वेग कम, जिसका वेग, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कम उसका वेग अधिक होगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान
अवस्था में होता है। बच्चे यहां थोड़ा सा देख लीजिए क्या कह रहा है कि विसरण, विसरण, ठीक है, एकदम सही है बच्चे। विसरण जब क्या होता है विसरण, तो गैसों का, गैस अणुओं का गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध आपस में मिलने के गुण को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। एकदम सही है बेटा, ठीक है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में होता है, यह भी सही है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है बच्चे। विसरण के कण, अब मैं एक तरफ से बता रहा हूं, विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होगी। एकदम सही है बच्चे। अब देखिए मैं नोट डाउन करा रहा हूं आपको, आपको नोट डाउन करना है बच्चे। सबसे पहली बात क्या, विसरण, ध्यान दीजिए बच्चे, विसरण क्या होगा बच्चे। विसरण क्या है, तो विसरण आपको द्रव, ठीक है, आपका ठोस और गैस तीनों में होगा, ठोस और गैस तीनों में होगा, गैस में होते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा। लेकिन आपको जनरली, ठीक है, द्रव और गैस का यह गुण है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गैस में सबसे अधिक होगा, उसके बाद किस में होगा, द्रव में, उसके बाद किस में होगा, तो बच्चे ठोस में होगा। ध्यान देना है आपको। अब देखिए क्या कह रहा है, आपको पता होनी चाहिए कि विसरण जो है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर तरल का प्रवाह है, लो कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है, तरल का प्रवाह है बच्चे, तरल का प्रवाह है, ध्यान में रखना है, तरल का प्रवाह है। सिंपली मैं आपको बार बार बताता रहता हूँगा कि देखिए, ठीक है, आपका जो विसरण है, ध्यान दीजिए बेटा, आपका जो विसरण है वो क्या होगा, तो मैं बार बार आपको बताता हूं कि गैसों का आपस में मिलने का गुण, गैसों का आपस में मिलने का गुण, आपस में मिलने के गुण को, मिलने के गुण को, ध्यान दीजिए बच्चे, मिलने के गुण को क्या कहते हैं, तो गैसों का आपस में मिलने के गुण को हम विसरण कहेंगे, गैसों का आपस में मिलने के गुण को हम विसरण कहेंगे। और यहां पर एक और नियम की चर्चा करनी आवश्यक है, ग्राहम का विसरण का नियम, ग्राहम के विसरण का नियम। ध्यान दीजिए बेटा, ग्राहम के विसरण का नियम चर्चा करना जरूरी है। विसरण का नियम क्या है, तो ग्राहम के विसरण का नियम है कि देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी विसरण की दर, विसरण की दर क्या होगा, तो बच्चे विसरण की दर जो है रेट ऑफ, ठीक है, आपको रूट अंडर डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी विसरण की दर गैसों के घनत्व या गैसों के अनुभार के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। विसरण की दर गैसों के घनत्व या गैसों के, ठीक है, वो आपको द्रव्यमान के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा। तो एकदम ध्यान में रखिए, बहुत सारी बातें मैंने यहां बताई है आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए बच्चे, क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। विसरण क्या होगा, द्रव गैस ठोस सब में होता है, गैस में सबसे ज्यादा विसरण, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। फिर मैंने क्या बताया कि देखिए, हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है, तरल का प्रवाह होता है तो इसे विसरण कहा जाता है। फिर मैंने क्या कहा कि गैसों का आपस में मिलने के गुण को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे विसरण कहते हैं। आपस में मिल जाएगा गुरुत्वाकर्षण का विरोध करते हुए। जैसे अगरबत्ती घर के किसी कोने में जलाए, पूरे घर में अगर क्या होगा, तो गैस का गंध फैल जाएगा, अगरबत्ती का गंध फैल जाएगा, तो इसे विसरण कहा जाता है। और फिर मैंने क्या बताया कि देखिए, गैसों का जो विसरण का दर होता है क्या होगा, विसरण की दर, एकदम याद रखिएगा बेटा, विसरण की दर क्या होगा, तो गैसों के घनत्व का, ये देखिए, घनत्व के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या 1/, ठीक है, द्रव्यमान के वर्गमूल का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए सफल अगर होना है, क्योंकि इतना विस्तार से मैं बता रहा हूं कि आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मुक्त रूप से गिरने वाले में क्या संभव है बच्चे, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। यहां देखिए, मुक्त रूप से गिरना वातावरण, वायु, निर्वात, समुद्र। मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, मुक्त रूप से अगर आप गिरेंगे तो आपको कुछ भी उस पर बल नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा, तो बच्चे आपको याद रखना है, ये बल नहीं लगेगा कब, जब आप मुक्त रूप से गिर रहे हैं निर्वात में। मुक्त रूप से जब निर्वात में गिरेंगे, वैक्यूम में गिरेंगे, तो याद रखिएगा कि वैक्यूम में गिरेंगे तो किसी प्रकार का घर्षण बल नहीं लगेगा, किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं लगेगा। इसको लिख भी लीजिए, ठीक है। निर्वात में गिरने पर, ठीक है, किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं लगता है, किसी प्रकार का प्रतिरोध
नहीं लगता है। एकदम याद रखिएगा बच्चे, प्रतिरोध नहीं लगता है। चलिए, बाकी सब पर प्रतिरोध लगेगा, क्योंकि समुद्र में अगर किसी वस्तु को गिराएंगे तो तरल द्वारा वस्तु पर लंबवत एक बल लगता है जिसको उत्प्लावन बल बोलते हैं, बायंसी फोर्स बोलते हैं। वायु आपको प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, लेकिन निर्वात आपको किसी प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करेगा। बच्चे, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि वस्तु को अगर निर्वात में आप गिरा रहे हैं तो H बराबर क्या होता है, हाफ GT² होता है। ठीक है, निर्वात में गिरने वाली वस्तु आपको द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। निर्वात में गिरने वाली वस्तु द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है बच्चे। ठीक है, यानी समान ऊंचाई से, ध्यान दीजिए बच्चे, समान ऊंचाई से वस्तु को गिराने पर, समान ऊंचाई से वस्तु को गिराने पर वह समान समय में ठीक है, समय में पृथ्वी पर गिरेगा, समान समय में पृथ्वी पर गिरेगा। कहां पर गिराने पर? पृथ्वी पर गिरेगा, निर्वात में। कहां पर? निर्वात में। निर्वात में अगर ठीक है समान ऊंचाई से वस्तु को गिराते हैं तो H बराबर हाफ GT² के अनुसार वह समान समय में पृथ्वी पर गिरेगा बेटा। और T बराबर क्या लिखेंगे, √2H/g। ये फॉर्मूला हो गया, समान समय में पृथ्वी पर गिरेगा, यह द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देख लेते हैं और बहुत सारे प्रश्न है बच्चे। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है बच्चे? शक्ति को किस रूप में व्याख्यात करते हैं? आपको पता होनी चाहिए कि शक्ति मतलब पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। और मैंने क्या कहा है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। यहां देखिए, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, गलत बात है। कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को हम शक्ति कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, 1 मिनट में किया गया कार्य, गलत बात है। 1 सेकेंड में किया गया कार्य हो सकता था बच्चे। ऊर्जा हस्तांतरण में किया गया कार्य, गलत बात है। ऊर्जा हस्तांतरण में किए गए कार्य को हम क्या कहेंगे, या तो उष्मा कह देंगे या ऊर्जा ही कहेंगे बच्चे, उष्मा कहेंगे बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक रामबाण फॉर्मूला है पावर का, और उसको याद रखना है आपको। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, पावर बराबर mgh, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। पावर बराबर क्या होगा, तो F.V या FV cos थीटा। पावर बराबर क्या होगा, तो V इंटू आई। भी यहाँ विभवांतर है, यहाँ भी आपको वेग है, और ये देखिए I² और क्या होगा, V²/r। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये रामबाण फॉर्मूला है और इसके आधार पर आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए पावर बराबर क्या हुआ, जूल पर सेकेंड, इसको वॉट बोलते हैं। पावर बराबर क्या हुआ, वर्क अपॉन टाइम, यानी जूल पर सेकेंड, इसको वॉट कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देख लेते हैं और क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है बच्चे? प्रकाश संश्लेषण, ध्यान दीजिए बच्चे, प्रकाश की उपस्थिति में ठीक है ग्लूकोज का निर्माण, प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण, उपस्थिति में ठीक है ग्लूकोज का निर्माण, उपस्थिति में किसका निर्माण, तो ग्लूकोज का निर्माण। ध्यान में रखिएगा, ग्लूकोज का निर्माण, इसको बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। ध्यान दीजिए बच्चे, क्या होगा, 6CO2, ये देखिए प्लस 12H2O, और यहां देखिए ये क्या है बच्चे, ये किस विधि द्वारा प्राप्त हुआ पौधों को, तो विसरण विधि द्वारा। अभी तुरंत मैंने बताया था, डिफ्यूजन विधि द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को प्राप्त हो रहा है। ये देखिए, ये आपका जल है, ये क्या है, जल है आपको। और ये देखिए क्या होगा, यहाँ क्लोरोफिल ले लीजिए, क्या लीजिए, क्लोरोफिल ले लीजिए, और क्या लीजिए बच्चे क्लोरोफिल लीजिए, और यहाँ क्या लेते हैं, तो बच्चे यहाँ ले लेते हैं प्रकाश। और इसकी उपस्थिति में आपको कोई भी प्रकाश हो सकता है, कृत्रिम भी, और आपको क्या होगा, तो बच्चे कृत्रिम भी, और सूर्य का प्रकाश तो होगा ही होगा। और आपको पता है इस क्लोरोफिल में क्या होता है, तो मैग्नीशियम आयन होता है, जिसके कारण पौधे क्या करते हैं, तो बच्चे याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश को खूब अच्छे तरीके से अवशोषित करते हैं, और ये ग्लूकोज का निर्माण कर लेगा। C6H12O6 और 6O2, याद रखिए, प्लस 6H2O। बच्चे यहाँ देखिए क्या क्या आवश्यक हुआ। सबसे पहले आवश्यक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ऑक्सीजन आवश्यक है? नहीं है। यही आपका आंसर हो गया बेटा, याद रखना है। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में बाहर निकलता है। और हिल ने बताया, कौन वैज्ञानिक बच्चे, हिल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि देखिए प्रकाश संश्लेषण में O2, प्रकाश हिल, किसने बताया, हिल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, प्रकाश संश्लेषण में ठीक है, संश्लेषण में ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है, तो जल से प्राप्त होता है।
जल से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन किससे प्राप्त होगा? तो जल से प्राप्त होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? बच्चे ऐसे टंगस्टन का गलनांक 3422 में बताता हूं। कितना बताता हूं? एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो 3422 डिग्री सेल्सियस होगा। यहां पर चूंकि है नहीं तो उसी के आसपास देखिए, 3422 के आसपास, तो 3308 डिग्री, 3380 डिग्री, यही दो में से कोई होना चाहिए था और होगा 3380 डिग्री सेल्सियस। इसको मार लेते हैं 3380। बच्चे टंगस्टन का गलनांक ध्यान दीजिएगा। टंगस्टन को याद रखिए उल्फ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्फ्राम कहते हैं। और इसका संकेत कितना हो गया बच्चे? तो W हो गया। और इसका गलनांक एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जैक्ट फिगर की बात करें, मैंने क्या कहा? 3422 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। तो 3380 ज्यादा नजदीक है, इसीलिए आपका यही आंसर होगा। टंगस्टन का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो टंगस्टन का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा, टंगस्टन का उपयोग करते हैं विद्युत बल्ब के, ठीक है, फिलामेंट के निर्माण में। और टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान के डेगाना खान से होता है। भारत में राजस्थान के डेगाना खान से होता है। याद रखिएगा कि टंगस्टन के कारण ही आपको विद्युत बल्ब में इतना ज्यादा, ठीक है, उष्मा उत्पन्न होता है, इतना प्रकाश उत्पन्न होगा। और टंगस्टन जब जलता है, विद्युत बल्ब जब जलता है तो लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान उत्पन्न होता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो किसका निर्माण होता है? आसान क्वेश्चन है बच्चे। ये देखिए, पिता से मिल गया क्या? तो ये मिल गया स्पर्म। और माता से क्या मिल गया? तो बच्चे माता से मिल गया, याद रखिए, आपको मिल गया ओभा। दोनों में क्रॉस हुआ और दोनों से बन गया क्या? तो जायगोट बन गया। क्या बन गया? जायगोट। और यही जायगोट आगे बढ़ करके बना लिया एम्ब्रियो। याद रखना बच्चे, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि कहां पर प्रजनन होता है, कहां पर निषेचन होता है? निषेचन याद रखना, निषेचन आपको प्लेसेंटा में होता है, निषेचन फ्लैपियन ट्यूब्स में होता है, निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। और ठीक है, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि निषेचन के बाद क्या होगा? तो इम्ब्रियो कहां स्थापित होता है? भ्रूण बोल रहे हैं बच्चे, भ्रूण बोल रहे हैं, और भ्रूण बोल रहे हैं। भ्रूण कहां पर स्थापित होगा? तो यूट्रस में। भ्रूण कहां पर स्थापित होगा? तो यूट्रस में। और ये यूट्रस में स्थापित होगा और इसको पोषण करने का काम कौन करेगा? तो प्लेसेंटा। कौन करेगा? पोषण करने का काम करेगा प्लेसेंटा। यानी आपको स्पर्म और ओवा मिलकर के युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण करता है। युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? यहां देखिए बच्चे, धातु, कोई भी धातु ले लेते हैं। ये देखिए, ले लेते हैं कौन सी धातु? सोडियम मान ले लेते हैं, 2Na अब प्लस आपको 2H2O ले लीजिए। तो बच्चे ये बन गया 2NaOH अब प्लस बाहर निकला हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बाहर निकला? हाइड्रोजन गैस। क्या नाइट्रोजन होता है इसमें? नहीं होता है। ठीक है, सोडियम, ऑक्सीजन नहीं होगा बच्चे, क्लोरीन नहीं होगा बच्चे, ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आपको पता है इसकी परमाणु संख्या क्या है? तो बच्चे 1 है और 1s1 है। क्लोरीन क्या है? तो यह हेलोजेन है। क्लोरीन कौन सी गैस है? तो क्लोरीन, ठीक है, आपको पीली, हरी पीली गैस है, हरित पीली गैस है, हरित पीली गैस है, एकदम ध्यान में रखिएगा, हरित पीली गैस है। और इसकी परमाणु संख्या 17 है। इसकी परमाणु संख्या क्या है? 17 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2 और 3p5 है बच्चा, 3p5 है। और अंतिम कक्षा में कितना हो गया? तो 5, 2, 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कक्षा में होगा। नाइट्रोजन, इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था। और नाइट्रोजन आपके ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में, आपके वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है। नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बच्चे
बल और विस्थापन, कार्य बराबर क्या होगा, तो बच्चे कार्य बराबर एफ डॉट एस होगा, यानी बल डॉट विस्थापन, बल डॉट विस्थापन। और आपको याद रखिए बच्चे, बल डॉट विस्थापन, संवेग क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग की परिभाषा कहां से मिलती है, तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ से, सेकेंड लॉ से। त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होगा। भार क्या है, तो भार बल है, भार क्या है, बल है बच्चे, भार बल है। और ये क्या होता है, mg होता है बच्चे। भार वह बल है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचती है। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, तो आंसर हो गया सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी या एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है बच्चे। इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहेंगे बच्चे। हाँ, संक्षारण, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, संक्षारण कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, संक्षारण कहेंगे। यहां सबको देख लेते हैं। अम्ल वर्षा, देखिए जल जब सल्फर डाइऑक्साइड से या नाइट्रोजन ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है, और इस प्रक्रिया को ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहेंगे। ध्यान में रखिएगा बच्चे, अम्लीय वर्षा कहा जाएगा। अब देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होगा, आपको पता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो गया, इलेक्ट्रॉन त्याग हो गया और हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो गया। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। जबकि अपचयन देखिए क्या होता है, रिडक्शन हो गया बच्चे। ऑक्सीजन की संख्या में कमी, हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या बच्चे, तो अपचयन बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, संक्षारण में आपको क्या होगा, अम्ल या नमी से अभिक्रिया करके, ठीक है, धातु या अन्य पदार्थ क्या करता है, धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है, डिप्लेट करने लगता है, और इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। याद रखिए, लोहे का जंग लगना कौन सी अभिक्रिया, संक्षारण अभिक्रिया। और खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होना कौन सी अभिक्रिया, संक्षारण अभिक्रिया होती है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है बच्चे। तो आपको पता होनी चाहिए बच्चे कि आपका पारा जो है, जिसकी परमाणु संख्या 80 है, और याद रखना है यह 12वें वर्ग का तत्व है, 12वें वर्ग का तत्व है। ध्यान में रखिए बच्चे, यह क्या है, तो आपको ध्यान में रखिए, ये जो है आपका, ठीक है, द्रव धातु है, द्रव धातु है। और पारा आपको पता है, इसको लिटिल सिल्वर भी कहा जाता है, लिटिल सिल्वर भी कहते हैं, पारा को लिटिल सिल्वर भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा बच्चे। और पारा आपको धातु प्लस पारा मिलकर के अमलगम का निर्माण करता है। धातु प्लस पारा मिलकर के क्या बनाएगा, तो अमलगम, अमलगम का निर्माण करता है। चलिए बच्चे, ब्रोमीन ये भी कमरे के ताप पर, ठीक है, द्रव होता है, लेकिन ये द्रव अधातु है और इसकी परमाणु संख्या 35 है बेटा। टंगस्टन अभी तुरंत बताए थे कि यह सबसे 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 कठोर, सबसे कठोर एवं तन्य धातु है, कठोर एवं तन्य धातु है। सबसे कठोर एवं तन्य धातु कौन है, टंगस्टन है। लेड उष्मा, और इसकी परमाणु संख्या 82 है बच्चे। और लेड जो है उष्मा विद्युत का कुचालक होता है, उष्मा विद्युत का कुचालक होगा, उष्मा विद्युत का कुचालक होता है, उष्मा विद्युत का कुचालक होता है। एक तरफ से बात कीजिए, पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में यह एकमात्र द्रव धातु है, इसे लिटिल सिल्वर कहते हैं। धातु और मरकरी मिलकर के किसका निर्माण करेगा, तो अमलगम का निर्माण करता है बेटा। तो एकदम याद रखिए, बहुत मजेदार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्टेव्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कहां तक लागू होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चे, ठीक है, आपको 8 तत्वों की श्रेणी बनाई, 8 तत्वों की श्रेणी बनाई। किसने, तो न्यूलैंड ने तत्वों की श्रेणी बनाई। एकदम याद रखिएगा, श्रेणी बनाई। और यहां देखिए क्या होगा, तो अब देखिए क्या होगा, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस समय में अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। अब देखिए सीधे आ जाए सोडियम, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद, ठीक है, आपको क्या लीजिए, तो बच्चे एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फिर आते हैं सल्फर, अब आ जाइए क्लोरीन, और ठीक है, यहां देखिए उस समय में अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी, कैल्शियम, तो बच्चे पोटेशियम, और अंत में आ जाइए कैल्शियम बच्चे। तो महत्तम आपको, ठीक है, ऑक्टेव्स यानी न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कैल्शियम तक लागू होता है। न्यूलैंड्स का ध्यान दीजिए बच्चे, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल आपको भारी धातुओं पर लागू नहीं होता है, ठीक
ठीक है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल भारी धातुओं पर रूल, भारी धातुओं पर लागू नहीं होता है, भारी धातुओं पर लागू नहीं होता है, भारी धातुओं पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है, एकदम याद रखना बेटा, लागू नहीं होता है। और न्यूलैंड का जो ठीक है रूल है वो आपको याद रखना, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल जो है वो, उसमें न्यूलैंड ने उस समय में 56 तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, न्यूलैंड ने अपने आवर्त सारणी में 56 तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। और न्यूलैंड का जो आवर्त सारणी है उसका अंतिम तत्व कौन था, तो थोरियम था बच्चे, न्यूलैंड के आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन था, तो थोरियम था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, न्यूलैंड का औसतक नियम मैक्सिमम मैंने बताया कि कैल्शियम तक पालन करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। इन्होंने 8 तत्वों की श्रेणी बनाई जिसमें 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के क्या था, समान था। हो गया बात। फिर न्यूलैंड ने, ठीक है, न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल है भारी धातुओं पर लागू नहीं होता है। न्यूलैंड ने अपने समय तक के 56 तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है वह, ठीक है, वो उन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई वो थोरियम तक, ठीक है, उनका अंतिम तत्व जो था थोरियम था, उसका अंतिम तत्व क्या था, थोरियम था। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है और इसको आपको टिक आउट कर देना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बच्चे आसान से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए बंदूक, मैं ऐसे फिगर बनाता हूं बंदूक में, जैसे बंदूक का क्वेश्चन आता है, ये देखिए गोली का द्रव्यमान, गोली का वेग, ठीक है, और बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का वेग। मैंने बताया है बार बार कि दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों का योगफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब देखिए अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, ये आपको बंदूक का द्रव्यमान है, बड़ा वाला एम ले लिए। अब क्या निकालना, प्रतिघात वेग दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, तो बच्चे 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें, डायरेक्ट निकालना है, संवेग निकालना है। तो संवेग क्या होता है, बंदूक का एम यू हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा ये। तो 400 किलोग्राम है गुना यू का मान कितना है, 0.25, निकाल लीजिए ना, पॉइंट उड़ाइए, 100 हो गया, 0 0 कट गया, 25 चौका 100 केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए कहां पर है, ठीक है, ये देखिए केजी मीटर पर सेकेंड यहां पर है, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, गलत बात है, नहीं होगा, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बच्चे क्या होगा आंसर, तो बी नंबर आंसर होगा। अगर ये गोली उली का कुछ कहता तब क्या करते, याद रखिएगा, बंदूक से गोली का छोड़ना संवेग संरक्षण पर आधारित, बंदूक से गोली छोड़ना, गोली छोड़ना किस पर आधारित, तो गोली छोड़ना संवेग संरक्षण पर आधारित, संवेग संरक्षण पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर आधारित है, संरक्षण पर आधारित है, ध्यान में रखिएगा बच्चे, आधारित है, किस पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर यह आधारित है। अब देखिए क्या होगा, आपको पता है कि बंदूक का द्रव्यमान गुना बंदूक का वेग, गोली का द्रव्यमान गुना गोली का वेग, यह हमेशा 0 के बराबर होगा। और इस पर निकाल लीजिए बेटा, आपको 1 सेकेंड नहीं लगेगा सॉल्व आउट करने में, ठीक है, जो मैं प्रिंसिपल बता रहा हूं उसी पर निकालना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता की त्रिज्या के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। बच्चे आसान क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी अवतल दर्पण हो तो अवतल दर्पण का याद रखिएगा कि आपको फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होता है, इसका याद रखना है। इसका मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव में +1 से बड़ा होगा, +1 से बड़ा होगा। ध्यान दीजिए बच्चे, अगर मैग्निफिकेशन +1 से हमेशा बड़ा होगा अगर पॉजिटिव में है, और यह आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और एक ही कंडीशन में आपको अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो कब बनेगा, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो। ये देखिए ये ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया बच्चे, चला, ये देखिए प्रकाश की किरण गुजर गई, और याद रखिए ये क्या हुआ, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर गया और वापस भी लौट गया, पीछे की ओर बढ़ाइए और यहां देखिए मिल गया, और ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। कैसा बना प्रतिबिंब, आभासी बना। कहां बना प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बना। कितना बड़ा बना, बहुत बड़ा बना बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, एक ही कंडीशन है जहां प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है। ये देखिए प्रतिबिंब बना बड़ा, कैसा बना, आभासी बना। कहां बना, तो आभासी, आभासी, ध्यान दीजिएगा, आभासी बना। कहां बना, तो दर्पण के पीछे बना। कैसा बना, तो दर्पण के पीछे बना, ठीक है, पीछे बना बच्चे, दर्पण के पीछे बना। और क्या बना, तो बच्चे सीधा बना, ठीक है, सीधा बना। याद रखिए इसी गुण का उपयोग कौन करता है, तो ब्यूटी पार्लर में हम जाते हैं तब करते हैं, या आपको, ठीक है, डॉक्टर नाक कान
नाक कान का डॉक्टर इसी गुण का उपयोग करता है। क्या होगा? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। कहां बन रहा है, कहां वस्तु है? फोकस और, ये देखिए ये गड़बड़ है बच्चे। फोकस मैंने क्या बनाया? तो मैंने ध्रुव और फोकस के बीच बनाया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु को कहां रखे हैं? तो वस्तु को रखे हैं फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच। ये देखिए रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, यहां देखिए, यहां ये देखिए, ये ध्रुव हो गया, ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया बेटा। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं। चलिए रख दीजिए, ये देखिए चला। और एक प्रकाश की किरण हमेशा कहां से चलेगा? तो आपको वक्रता केंद्र से चलेगा। और ये देखिए प्रतिबिंब कहां बना? तो प्रतिबिंब बना, आपको ध्यान में रखिएगा कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना। और कैसा बनेगा बेटा? तो याद रखिएगा, ये प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान दीजिए, ये प्रतिबिंब बनेगा कैसा? तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो हमेशा उल्टा ही बनता है बच्चे। तो इसीलिए वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इससे पहले जो मैंने बताया था कि यदि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। केवल एक कंडीशन में बनता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यांत्रिक कार्य, यांत्रिक ऊर्जा होता है बच्चे। यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा? तो बच्चे आपको मैंने कई बार बताया है कि ध्यान दीजिएगा जरा, क्या बताया है मैंने? कई बार बताया है, याद रखिएगा, कई बार मैंने आपको बताया है कि देखिए यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है आपका 2 ऊर्जा, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और प्लस होता है दूसरा पोटेंशियल एनर्जी बच्चे। यानी आपको यांत्रिक ऊर्जा आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल योगफल होता है, कुल योगफल होता है। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और ठीक है, ऊर्जा क्या होगा? तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहेंगे। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो अणु शब्द प्रतिपादित किया था डेमोक्रिटस ने, डेमोक्रिटस ने किया था बच्चे। जबकि परमाणु शब्द जॉन डाल्टन ने दिया था। ध्यान दीजिए बच्चे, परमाणु और अणु में चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, परमाणु और अणु में चर्चा कर लेते हैं। परमाणु जो है, ये मैं बार बार बताता हूं, तत्व का सबसे छोटा कण। तत्व का सबसे छोटा कण कौन है भाई? तो परमाणु है, सबसे छोटा कण। आपको याद रखिएगा, आपका अणु जो है यौगिक का सबसे छोटा कण है, यौगिक का सबसे छोटा कण, यौगिक का सबसे छोटा कण है। आपको परमाणु जो है, ठीक है, आपको क्या होगा? परमाणु जो है, ध्यान में रखिएगा, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन अणु पाया जाता है। परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये देखिए ग्रीक शब्द एटोमॉस से बना है। और परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग कन्नाद मुनि ने किया था। जबकि अणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी दार्शनिक डेमोक्रिटस ने किया था बच्चे। यहां देखिए, आपको पता होनी चाहिए कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और रदरफोर्ड ने नाभिक का सिद्धांत दिया, नाभिक का सिद्धांत दिया, नाभिक का सिद्धांत दिया। ध्यान में रखिएगा, नाभिक का सिद्धांत दिया। और जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। सबसे पहले आधुनिक समय में परमाणु सिद्धांत किसने दिया? तो बच्चे जॉन डाल्टन ने दिया था। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं बच्चे। याद रखिए, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। जितनी बातें मैं बता रहा हूं उतना अगर आप आत्मसात कर लेते हैं बच्चे, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि ग्रुप डी को ना आप कबाड़ दें। आप कबाड़िएगा ग्रुप डी को, और एक बार शशांक सर को जरूर गौरवान्वित महसूस करवाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चे, नेक्स्ट क्लास में 8 नंबर सेट के साथ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।